नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए देखते हैं आज हम किन आर्टिकल्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो दिव्यांगजनों के हकों के बारे में है कि हमारी सरकार द्वारा नियम बनाए गए, स्कीम्स बनाई गई, लेकिन अभी तक उनको कितना हक मिला है उसके बारे में ये चर्चा करता है और साथ में समाज के रूप में भी हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद में जो दूसरा आर्टिकल है वो संसद और उसकी जो स्थायी समितियां है उनके बारे में है। कुछ बदलाव आ सकता है क्या इनके नियमों में, उसके बारे में हम एक चर्चा करेंगे। उसके बाद में जो हमारा तीसरा आर्टिकल है कॉल इज ऑन होल्ड, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा ये हमारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर से संबंधित है। आज की स्थिति क्या है, एजीआर जजमेंट का क्या प्रभाव है इन पे और कैसे हम इसे और कॉम्पिटिटिव एक मार्केट हमारा टेलीकम्युनिकेशन मार्केट को बना सकते हैं। अंत में यूएपीए के अंडर उमर खालिद जो वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं जेएनयू को, उनको बुक किया गया, तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि दिल्ली राइट्स के अंतर्गत उनको करा गया। हम इस कानून के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। अंत में हमारा न्यूज इन फ्लैश है जिनमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं आगे बढ़ूं उससे पहले ये लॉ सीखो के कुछ पैकेजेस और कोर्सेस है। उन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज जो कि हमारी न्यायिक परीक्षा की तैयारी के लिए है। उनके अलावा ये और कुछ कोर्सेस हैं। तो चलिए आज का एमसीक्यू देखते हैं। अब्राहम अकॉर्ड जो है वो इनमें से किन देश के बीच में किया गया है। ये एक शांति संधि भी है, शांति संधि है। तो आपका ऑप्शन ए है यूएई और भारत, ऑप्शन बी है इजराइल और यूएई, ऑप्शन सी है इजिप्ट या जिसे हम मिस्र कहते हैं और इजराइल, ऑप्शन डी इंडिया या इजराइल, इंडिया और इजराइल। तो जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो चलिए आज का हमारा वर्णनात्मक प्रश्न देखते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखते हैं। दिव्यांगजनों की बेहतरी और समावेशी की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदम, विभिन्न कदमों पर एक विस्तृत चर्चा करिए। अब आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए हमारे पहले आर्टिकल के और बढ़ते हैं जो कि दिव्यांगजन के ऊपर है, जिन्हें हम पहले विकलांग जन भी कहते थे। तो रिसेंटली ये न्यूज में कैसे आया, तो लॉरा वॉकर के एक लॉ क्लर्क है यूएस सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने इस बारे में बात करी है कि कैसे एक ब्लाइंड पर्सन जो है उसको लीगल प्रोफेशन में, जो कि हमारा विधिक प्रोफेशन है, उसमें कितनी समस्याएं झेलने को मिलती है और उसको कैसे ओवरलुक किया जाता है, उसको ध्यान नहीं दिया जाता है एक जो ब्लाइंड पर्सन है उसकी समस्याओं को, और इस फील्ड में हम इसको और कैसे समावेशी बना सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा विस्तृत चर्चा हुआ, उसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब हम इक्वल डिग्निटी और प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो क्यों डिसेबल्स, क्यों हमारे डिफरेंटली एबल लोग इससे दूर है। तो सबसे पहले जो है कि हमारी मानसिकता से है, हमारी हमेशा एक बहिष्कृत मानसिकता रही है दिव्यांगजन और विकलांगों को लेकर। हम ये मानते आए हैं कि ये हमसे विभिन्न है दिखने में, इनके पास में वो क्षमताएं नहीं है जो हमारे पास में है, इसलिए हम इनको हमेशा से अलग मानते आए हैं। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ जजमेंट दिए हैं, तो उनमें बताया है कि ऐसी मानसिकता से हमको निजात पाने की बहुत जरूरी है। जो पहला केस है वो वी सुरेंद्र मोहन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया था, रूल किया गया था कि जुडिशियल ऑफिसर हैज टू possess a reasonable amount of sight and hearing to discharge their functions। तो जो जुडिशियल ऑफिसर्स है, जो कि जिसमें हमारे वकील भी आ जाते हैं, जिसमें हमारे लॉयर्स भी आ जाते हैं, उनको हर मुमकिन वो सहायता देनी चाहिए जिससे वो उनका फंक्शन, उनका कार्य पूर्ण कर सके। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बीके पवित्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में भी कहा गया था कि अगर हमारे संविधान में जो हमको इक्वल एक्सेस की बात की गई है, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की गई है, अगर हमको उस मानक पे पहुंचना है तो हमें हमारी नीतियों को, हमारी मानसिकता को समावेशी बनाना पड़ेगा, तभी जाके हम उस सोशल ऑर्डर जो हमारे संविधान, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने तय किया था, हम वहां तक पहुंच सकते हैं, हम उस समाज की ओर पहुंच सकते हैं जहां पे सब बराबर है। उसके साथ में एक मानसिकता हमेशा से ये भी बनी रहती है कि हाँ ये डिसेबल है, ये दिव्यांगजन है, तो इनको हमारे जितने हक नहीं है, इन्हें हमारे जितने अधिकार नहीं है, लेकिन हमारा संविधान और मॉरली भी अगर हम समझे तो उनको हमारे इतने बराबर ही अधिकार है, उन्हें भी सारे फंडामेंटल राइट्स मिले हुए जो हमको मिले हुए हैं। उसके अलावा जो एक और बात की गई है वो ये है कि जैसे कि आपको पता होगा 2016 में बहुत ही अच्छा एक एक्ट आया था, राइट ऑफ डिसेबिलिटी एक्ट। इस अधिनियम के अंतर्गत
सेक्शन 46 के अंतर्गत ये बनाया गया था कि जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स है, भले ही वो गवर्नमेंट के हो या वो निजी है, उनको सरकार द्वारा बनाए गए मापदंडों को पालन करते हुए सारी जो जगह है उनकी और एक्सेसिबल बनानी पड़ेंगी दिव्यांगजनों के साथ। लेकिन आज 4 साल हो गए हैं, आज भी उन रूल्स जो इस एक्ट के अंडर बने हैं उनका पालन नहीं हो पाया है। तो सेक्शन 46 जैसे मैंने बताया, तो सेक्शन 46 में कहा गया है कि जो सरकार है, सरकार रूल्स बना सकती है फॉर द एसेसिबिलिटी ऑफ डिसेबल्स, दिव्यांगजनों को एक्सेसिबल बनाने के लिए, उनको और वो आराम से वहां पे पहुंच सके और अपनी सारे कार्य कर सके, उसके लिए सरकार नियम बना सकती है। तो इन्हीं नियम को निजी और सरकारी जो संस्थान है इनको उसका पालन करते हुए इनको एक्सेसिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो चलिए अभी जो कुछ और कदम उठाए गए हैं, कुछ और नियम और स्कीम्स लाई गई है उसके बारे में बात करते हैं। उन्हीं में से एक है सुगम्य भारत अभियान। सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत ये डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी द्वारा लाया गया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के अंतर्गत है। तो इसमें इसका उद्देश्य ये था कि हम एक यूनिवर्सल एसेसिबिलिटी लाए, खासतौर पे हमारे दिव्यांग जनों के लिए। जैसे कि आप देखते होंगे रेलवे स्टेशन पे अभी पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि दिव्यांग जनों के लिए उनके लिए एक अलग सा रास्ता होता है जहां से उनका व्हील चेयर जा सके। हॉस्पिटलों में बनाया गया, स्कूलों में बनाया गया। जैसे एक पिछले कुछ महीनों पहले ये न्यूज आई थी कि केंद्रीय विद्यालय जो एक HRD मिनिस्ट्री के जो कि शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है, उनको एक फंड अलॉकेट किया गया और ऐसे बच्चों के लिए एसेसिबल बनाना जो कि दिव्यांग है। तो ऐसे अलग अलग संस्थानों में प्रोविजन बनाए गए कि कैसे हम इसे और एसेसिबल बना सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे अभी कई एटीएम में भी एक अलग से एक रास्ता है जिससे व्हील चेयर जा सकती है, आ सकती है। तो हमको हमारे समाज को और हमारे दिव्यांगजनों को साथ में मिलके हम कैसे एक इक्वल अपॉर्चुनिटी वाला हमारा समाज बना सकता है, इस और कदम उठाते रहना चाहिए। तो चलिए दूसरा देखते हैं हमारा आर्टिकल, जो कि संसद और स्थायी समितियों के बारे में है। तो ये समाचार में क्यों है? तो जो हमारे चेयरमैन है राज्यसभा के वेंकैया नायडू जी, जो कि हमारे उप राष्ट्रपति भी है, उनके द्वारा एक हो सकता है ये निर्णय लिया जाए कि जो स्टैंडिंग कमेटी रहती है उनका टेन्योर जो अभी 1 वर्ष है उसको बढ़ा के 2 वर्ष किया जा सकता है। तो 1 वर्ष का ये जो प्रावधान है वो किस रूल्स के अंतर्गत है, ये टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स क्या रहेगा, ये किस रूल्स के अंदर है वो हम देखते हैं। तो लोकसभा रूल्स जो है उसके अंदर रूल 331D4 के अंदर ये कहा गया है कि 1 साल से ज्यादा मेंबर्स का टेन्योर नहीं होगा। इनकी जो अवधि है, जितने भी मेंबर्स है उनका 1 साल से ज्यादा नहीं होगा। सेम चीज राज्यसभा रूल्स में भी कही गई है, रूल 2693 अंतर्गत, कि द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स, जो सदस्यों का ऑफिस होल्ड करने का जो टर्म है वो 1 साल से ज्यादा नहीं होगा। तो इस कदम की क्या जरूरत है, राइटर बताते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना जरूरी है कि जो स्टैंडिंग कमिटीज होती है, स्टैंडिंग कमिटीज मूल रूप से इसमें बहुत ज्यादा बदलाव हमको देखने को मिलता है हर 10 सालों में। क्योंकि लोकसभा का टेन्योर आपको पता है 5 साल का होता है, राज्यसभा का 6 साल का माना जाता है, और हर 2 साल में 1/3 नए मेंबर्स इसमें आते हैं, जिनका 1/3 का हमेशा हर 2 वर्ष में इलेक्शन होता है। तो जो मेजर चेंज है वो हमको 10 वर्षों में देखने को मिलता है। उसके बाद में जो दूसरी बात की गई है कि कोई फिक्स टेन्योर की ऐसी बात नहीं कही गई कि एक रूल चला आ रहा है कि ठीक है हम मानते हैं कि ये 1 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि ये सिर्फ 10 महीने या पर्टिकुलर 1 साल ही कंप्लीट होना चाहिए। एक संसदीय परंपरा चलती आई है कि नहीं, जब तक आपके पुराने मेंबर्स है और न्यू कमिटी नॉमिनेट नहीं की जाती है तब तक पुरानी कमिटी चलती रहेगी। तो ये एक परंपरा है कि इस परंपरा को हम कोडिफाई कर सकते हैं, हम एक फिक्स चीज बना सकते हैं कि हाँ आप मिनिमम 2 इयर्स के लिए, 2 साल के लिए ये ऑफिस होल्ड करेंगे। इससे क्या होगा कि एक कंटिन्यूटी बनी रहती है और मेंबर को ये स्वतंत्रता मिलती है कि वो पूर्ण रूप से वो अपना सारा एफर्ट लगा के एक पर्टिकुलर काम के लिए, जिसके लिए वो नामांकित किया गया है, उसके लिए कार्य करे। उसके साथ में अगर हम देखें तो अगर कोई बहुत ही सीरियस नेचर का कोई काम आता है इस कमेटी के बारे में, जैसे बहुत कोई इंपॉर्टेंट बिल आता है, तो ये देखने को मिलता है कि ये जो इनका टर्म है ये एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो अभी अगर हम हाल ही में देखें तो 24 डिपार्टमेंट है, अलग अलग स्टैंडिंग कमिटीज के अलग 24
डिपार्टमेंट की अलग अलग एक स्टैंडिंग कमिटीज है। इसमें मोस्ट जो ज्यादा रूप से हमको मिनिस्टर्स दिखते हैं, सीनियर मेंबर्स जो लोकसभा में जिनके काफी टेन्योर हो चुके हैं, उसके साथ में जो हमें अरे जो दूसरे सांसद है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो भी इन्हीं कमिटीज में रहते हैं। तो अगर हम सारी कमिटी में अगर सारे मेंबर्स देखें तो उसके हिसाब से राज्यसभा के 240 मेंबर इसमें कवर हो जाते हैं। वही हम लोकसभा में देखें तो 504 मेंबर्स कवर हो जाते हैं। तो देखने को मिलता है कि संसद में हर एक मेंबर को, हर एक सदस्य को अपॉर्चुनिटी मिलती है कानूनों को ड्राफ्ट करने की, उस पर अपनी राय रखने की। तो चलिए हमारे टेलीकॉम सेक्टर के बारे में बात करते हैं कि जैसे आपको रिसेंटली पता होगा कि एजीआर का जजमेंट आया, जिसमें एजीआर के जो ड्यूज पड़े हुए जो रुके हुए थे, उसको कैसे रीपेमेंट उसका किया जाए, उसका एक स्कीम सुप्रीम कोर्ट ने बताया और एक नियमावली तय करी कि हाँ इस अनुसार आपको देना पड़ेगा। तो 10 वर्षों का समय दिया गया है एजीआर ड्यूज भरने के लिए टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों को। अब इसमें जरूरी ये होता है कि ये एक ऐसा इंडस्ट्री है, जैसे कि हम भारत का अगर टेलीकॉम सेक्टर देखें तो 2009 में दिल्ली की अगर सिर्फ पर्टिकुलरली बात करें तो वहां पे 13 अलग अलग ऑपरेटर्स थे। 13 अलग अलग ऑपरेटर्स हैं, मतलब मार्केट में बहुत अच्छा कंपटीशन होगा, सब अपनी सर्विसेज बेहतर करने की और सोचेंगे। लेकिन अभी अगर हम 2020 में देखें तो कुछ ही कंपनी रह गई है, मेजर 3 ही कंपनी जैसे आपको पता है, जो कि 90% ऑफ मार्केट शेयर होल्ड करती है। तो यहाँ पर एक थ्योरी ऑफ कंटेस्टेबल की बात की गई है, प्रतियोगिता के सिद्धांत की बात की गई है कि मार्केट में जितने ज्यादा कॉम्पिटिटर्स होंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रतियोगिता देखने को मिलेगी। बट जो हम मोनोपोली कहते हैं, मोनोपोली या डुओपोली कहते हैं, जहाँ पे मार्केट में केवल एक या दो ही कॉम्पिटिटर हो, वहां पे भी कॉम्पिटिटिव मार्केट बन सकता है। तो कैसे बन सकता है, इसमें क्या और जरूरत रहती है, उसके लिए राइटर ने ये कहा है कि अगर वहां पर कोई रियल थ्रेड रहा एंट्री का, जैसे अगर आप सरकार ने नियम काफी सरल रखे और वहां पे चांस हो सकता है कि अगर कोई न्यू मेंबर कभी भी आ सकता है, कॉम्पिटिटर कभी भी आ सकता है, तो ये मोनोपोली में भी एक कॉम्पिटिटिव मार्केट हमेशा बने रहने की एक उम्मीद रहती है। उसके साथ में हम प्रतियोगिता के सिद्धांत की बात करें तो ये भारत में क्यों अप्लीकेबल हमको नहीं होते हुए दिखता है, क्योंकि सबसे पहले तो एंट्री बैरियर है, जैसे मैंने पिछले पॉइंट में बताया कि रियल थ्रेड ऑफ एंट्री रहना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे तो वैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो स्पेक्ट्रम का एक्विजिशन कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है, लाइसेंस फी का बर्डन बहुत ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा इतना ज्यादा डेवलप नहीं है, और पॉलिसी में भी बहुत अनसर्टिनिटी है। नीतियां हमेशा बदलती रहती है, जैसे सरकार आती है वैसे बदलती रहती है। एक ही सरकार में हमको काफी ज्यादा विभिन्न नीतियां भी देखने को कभी कभी मिलती है। तो चलिए देखते हैं कि क्या कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले कंपनियों के लिए जरूरी है कि वो सीधे अब 5G की ओर फोकस करे कि कैसे वो उसका कैपेसिटी बना सकती है 5G के लिए, जिसके लिए हमेशा एक कंपटीशन बना रहेगा और सर्विसेज जो है वो हमेशा अच्छी होती रहेगी। क्योंकि आपको पता होगा ये डिजिटल युग है और इसमें टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों का बहुत बड़ा भाग है। उसके साथ में गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि वो लाइसेंस फी को रैशनलाइज करे। तो 2018 में नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी लाई गई थी। इस पॉलिसी में कहा गया था कि जो लाइसेंस फीस है वो जैसे विदेशों में तय किया जाता है उस हिसाब से उसको रैशनलाइज करना चाहिए। मतलब जितना आपको रेवेन्यू मिल रहा है उसके हिसाब से ही आप लाइसेंस फीस रखें ना। लेकिन अभी भारत में ऐसा नहीं है, लाइसेंस फीस बहुत ज्यादा है, रेवेन्यू उतना कलेक्ट हो नहीं पाता है। एयरटेल वोडाफोन जैसी कंपनी देखे तो वो अपना बहुत बड़ा लॉस, ऑल टाइम सबसे बड़ा लॉस शो कर रही है। तो इस और कदम सरकार को जो उठाना जरूरी है, उसके साथ में कंपनियों को भी अपनी तैयारियां बनाए रखने की जरूरत है। तो चलिए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। समाचार में क्यों आया, तो अभी 10 दिन की कस्टडी में भेजा जा चुका है उमर खालिद को, जो कि जेएनयू के स्टूडेंट यूनियन के एक मेंबर रह चुके हैं। इनको यूएपीए जिसे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट हम कहते हैं, उसके अंदर इनको बुक किया गया। तो ये क्या है यूएपीए, तो इसका सबसे बड़ा एम जो है वो ये है कि जो अनलॉफुल एक्टिविटी है, ऐसी गतिविधियां है जो कि लॉ के अगेंस्ट है या जो आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ी हुई है, इसको रोकना, इसको प्रिवेंट करना। ये 1967 में बनाई गई। उसी के बाद जैसे हमको फिर टाडा कानून सुनने को मिलता है, जैसे हम टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट कहते हैं। कोटा हमको देखने को मिलता है जो कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 में आया था। तो ये कुछ एक्ट थे जो इसके बाद में डेवलप हुए। उसके बाद में अभी रिसेंटली हम देखें 2019 में इसमें संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ।
तो उसके मोटे मोटे बिंदुओं पर हम एक बार चर्चा कर रहे थे। तो सबसे बात यह है कि इसमें जो एंटीसिपेटरी बेल का जो प्रावधान है वो इसमें अब है ही नहीं बिल्कुल, और बहुत कम चांस अभी इसमें रह गई है कि एक्यूज्ड को बेल मिल पाए, जिसपे आरोप लगाया उसको बेल मिल पाए। उसके बाद में पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो ये 180 दिनों तक और एक्सटेंड किया जा सकता है। ऐसे तो ये 90 दिवस है, मतलब 3 महीने है, लेकिन इसको 180 दिन तक भी ले जाया जा सकता है, जो कि 6 महीनों के बराबर है। उसके साथ में पुलिस कस्टडी जो है उसको भी 30 दिनों तक एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर हम ऑर्डिनरी क्रिमिनल केसेस में देखें तो ये 15 दिनों के लिए मिलती है। उसके साथ में एनआईए जो है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसका फॉर्मेशन किया गया था टेररिस्ट गतिविधियों को रोकने के लिए, तो ये सीधे कदम उठा सकती है विदाउट द परमिशन ऑफ उस पर्टिकुलर स्टेट में, उस स्टेट पुलिस के चीफ से। तो पहले होता ये था कि स्टेट पुलिस चीफ को एनआईए को परमिशन लेना पड़ता था, एनआईए केंद्रीय एजेंसी है, उसको स्टेट पुलिस के चीफ का परमिशन लेना पड़ता था, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं रहेगी। उसके साथ में पहले यूएपीए के जो केसेस है वो डीएसपी या उनसे ऊंचे जो रैंक के लोग थे, जो अधिकारी थे, केवल वही कर सकते थे, लेकिन अब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी भी इसकी जांच कर सकेंगे। तो उमर खालिद केस के बारे में देखते हैं कि किस केस के अंदर इनको बुक किया गया। आपको याद होगा फरवरी 2020 में दिल्ली में दिल्ली में कुछ ऐसी गतिविधियां हुआ, कुछ ऐसे इंसिडेंट हुआ जो हम बिल्कुल याद नहीं करना चाहिए। ये कम्युनल राइट्स था दिल्ली का। तो इस ही एक्टिविटी के और इस ही इंसिडेंट के अंदर इनको बुक किया गया। इसमें इनको अनलॉफुल एक्टिविटी इनकी मानी गई। तो अनलॉफुल एक्टिविटी के बारे में हम जान सकते हैं कि भले ही तो एक आप भले ही वर्ड से स्पोकन और रिटन, या आप ऐसे तरीके से या किसी विजिबल रिप्रेजेंटेशन से आप भारत की अखंडता, संप्रभुता पे हानि पहुंचाते हैं, या तो आप किसी भी प्रकार का डिसअफेक्शन भारत के अगेंस्ट पैदा करते हैं, तो ये सारे हम अनलॉफुल एक्टिविटीज को समझ सकते हैं। तो इसके अलावा आईपीसी के सेक्शन 302 जो कि मर्डर के लिए है, उसके अलावा 153A जो कि दो ग्रुप के बीच में रिलीजियस के बेस पे एक एनिमिटी या एक झगड़ा किसी तरीके का पैदा करने की कोशिश करते हैं, उसके अंतर्गत किया गया है। उसके अलावा 124A जो कि सेडिशन का है, उसके अंतर्गत भी इनको बुक किया गया है। और यूएपीए के अगर सेक्शन देखें तो सेक्शन 13 जो कि पनिशमेंट फॉर अनलॉफुल एक्टिविटीज है, सेक्शन 16 पनिशमेंट फॉर टेररिस्ट एक्ट, सेक्शन 17 पनिशमेंट फॉर राइजिंग फंड्स ऑफ टेररिस्ट एक्ट, एंड सेक्शन 18 कॉन्स्पिरेंसी बिहाइंड टेररिस्ट एक्ट। तो इनको इन सारे सेक्शंस के अंदर बुक किया गया है। तो चलिए हमारा न्यूज इन फ्लैश देखते हैं। आज का पहली जो खबर है वो है इजराइल और यूएई के बीच में। जैसे आपको पता है कि यूएस ने मध्यस्थता से अब्राहम एकॉर्ड साइन किया गया, जिसमें इजराइल और यूएई में डिप्लोमेसी जो रिलेशंस है वो अब शुरू होंगे। यूएई ने इजराइल को एज ए देश रिकॉग्नाइज करा। इससे पहले सिर्फ इजिप्ट और उसके बाद में जॉर्डन ने ही इनको रिकॉग्नाइज करा था। यूएई तीसरा देश था, और उसी जो शांति प्रस्ताव हुआ इनके बीच में उसको अब्राहम अकॉर्ड कहा गया। उसके बाद में अभी रिसेंटली हुआ ये है कि बहरीन ने भी एक डील साइन करी है कि वो भी इजराइल को रिकॉग्नाइज करेगा। दूसरी खबर है यूएस ओपन से संबंधित। यहाँ पे उनके कार्यक्रम कंप्लीट हो गया है यूएस ओपन का, और विनर्स अनाउंस हुए हैं। तो जो मेंस सिंगल है, पुरुष सिंगल है, उसमें जो विजेता है वो है डोमिनिक थिएम। वुमेन सिंगल में देखें तो है नाओमी ओसाका जो कि जापान की है। डोमिनिक थीम जो है वो नीदरलैंड के है। उनके अलावा जो विजेता है वो है अलेक्जेंडर ज़ेवरेव, विक्टोरिया अज़ारेंका, डेनिस शापोवालोव और जेनिकर बेनरी और एंडी मरे। इसके अलावा लोकसभा में, जैसा आपको पता है कि हमारा संसद का सत्र चल रहा है, तो लोकसभा में एसेंशियल कमोडिटीज बिल पास किया गया, जिसकी हमने कल चर्चा करी थी। तो ऑर्डिनेंस का काफी विरोध हो रहा था। तो इसमें जैसे दाल हो गई, कुछ हमारा अनाज हो गया, प्याज हो गया, इन सब पे जो इन सबको डी रेगुलेट कर दिया गया है, जिसका एक कीमत तय की जाती थी सरकार के द्वारा कि हाँ इस कीमत से ज्यादा इसको नहीं कर सकते एसेंशियल कमोडिटी सेक्टर के अंदर, तो इनको इसके स्पेस से बाहर निकाल दिया गया है। उसके बाद में एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल राज्यसभा के द्वारा पास किया गया है। इस बिल के अंतर्गत अब स्टैच्यूटरी अथॉरिटीज बनाई जाए। जो अभी तक जो अथॉरिटीज बनी थी सिविल एविएशन के मिनिस्ट्री के अंदर, जो बॉडीज थी, उसको स्टैच्यूटरी अथॉरिटी बॉडीज का फॉर्म दिया जाएगा। तो जो पहली अथॉरिटी है वो है
DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो है, जो दूसरा स्टैट्यूटरी बॉडी बनेगा वो बनेगा द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, BCAS। जो तीसरा बनेगा वो है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जिसे शॉर्ट में हम AAIB कहते हैं। तो जो हमारा पांचवा न्यूज है, आज के दिन को हम वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में बनाते हैं। तो इसका उद्देश्य ये है कि हम 35 वर्षों में जो ओजोन लेयर है उसका प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे आपको पता होगा, ओजोन लेयर इफेक्ट वो लेयर होती है जो कि हमको ग्रीन हाउस जो गैसेस है उससे प्रोटेक्ट करती है, जो हानिकारक किरणें आती है सूर्य की तरफ से उससे हमको प्रोटेक्ट करती है। तो उसके लिए एक ओजोन लेयर का एक परत है पृथ्वी के चारों ओर, उसमें साइंटिफिक लोगों के द्वारा ये बताया गया, वैज्ञानिक लोगों के द्वारा ये बताया गया कि उसमें एक होल हो रहा है और ये बढ़ते जा रहा है। तो इसी के प्रोटेक्शन के लिए, हमारे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हम ये दिवस को बनाते हैं और जागरूकता फैलाते हैं। उसके साथ में केरला में बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग निर्णय लिया गया। वहां पे अब स्नेक हैंडलर्स जो होते हैं, जो कि जैसे बारिश के मौसम में, वर्षा मानसून के सेक्शन में आप देखते होंगे कि सांप निकलते हैं, तो कुछ हमारे जो छोटे छोटे शहर रहते हैं या हमारे शहर जो हमारे गांवों में भी या बड़े शहरों में भी सांप पकड़ने वाले कुछ लोग रहते हैं जो उसमें एक्सपर्ट रहते हैं। तो अब उनका सर्टिफिकेशन किया जाएगा। तो 21 से 65 वर्ष के बीच में लोगों का सर्टिफिकेशन किया जाएगा वहां की राज्य सरकार द्वारा। तो ये काफी अच्छा इंपॉर्टेंट कदम है, क्योंकि ऐसे कोई भी हाथ लगा लेता था सांपों को और अपने आप को एक्सपर्ट बताता था। इससे ये चीज काफी रेगुलराइज होंगी और जो सांप से होने वाली डेथ है उसमें भी कमी आएगी। आपका एक सर्टिफिकेशन होता है तो आप एक डायरेक्टर भी बन सकते हो और आप बहुत आसानी से इन लोगों को कांटेक्ट कर सकते हो और इनकी मदद ले सकते हैं। तो चलिए, आज का विश्लेषण जो है हमारा यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।